मुंबई के कोने कोने में एक वक्त था जब हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही बात घूमती, और वह था अंडरवर्ल्ड का खौफ। ये वह शहर था जो अपने सपनों के पीछे दौड़ता था, लेकिन उसके नीचे एक गहरी काली दुनिया चलती थी, जहां हर कदम पर खून और धमकी का खेल खेला जाता था। आज हम बात करने वाले हैं उसी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की, एक ऐसी कहानी जो 1950 के दौर से शुरू होती है और एक दिन अचानक से खत्म सी हो जाती है। ये सिर्फ गुंडों और माफिया की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे शहर की कहानी है जो अपने अंधेरे से लड़ता रहा और फिर एक नई सुबह की तरफ बढ़ा। सोचो जरा, वो सारे बड़े बड़े क्रिमिनल जो कभी मुंबई के राजा थे, वो सब अचानक कहां गायब हो गए? क्या उनका अंत सच में हो गया, या वो कहीं छुप कर अपने अगले दांव का इंतजार कर रहे हैं? और आज इस वीडियो में हम उसी अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये कहानी शुरू होती है 1950 के दौर से, जब मुंबई एक ऐसा शहर था जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता था। उस वक्त ये शहर 3 बड़े नाम से जाना जाता था: करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। ये तीनों अपने अपने तरीके से मुंबई के अंधेरे में अपना राज बनाने आए थे। करीम लाला, जो एक पठान था, अपने तगड़े जिस्म और ढाक के साथ आया। हाजी मस्तान तमिलनाडु से मुंबई के किनारे तक पहुंचा, और वरदराजन मुदलियार, जो साउथ इंडिया का था, वह अपने दिमाग के साथ यहाँ अपनी जगह बनाने चला था। ये तीनों 1930 के दौर में मुंबई में बसे, और उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो उनके लिए सोने का मौका बन गई। उस वक्त लोग टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटीज से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बस यहीं से इन तीनों ने अपना खेल शुरू किया, जिसके बाद हाजी मस्तान मुंबई एयरपोर्ट पर कुली का काम छोड़कर इलीगल इंपोर्ट का धंधा स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ वरदराजन मुदलियार ने विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कुली से शुरुआत की, और फिर उसने शराब के धंधे में कदम रखा। और करीम लाला गुंडों के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन और शराब के ठेके का रास्ता शुरू करता है। तीनों अपने अपने इलाके के मालिक बन गए, लेकिन एक बात गौर करने वाली थी, इन तीनों के बीच एक अजीब सा समझौता था। जहां दूसरे गैंगस्टर्स अपने इलाके के लिए लड़ते मरते थे, वहां ये तीनों आपस में तालमेल बनाकर चल रहे थे। मुंबई 3 तलवारों के नीचे थी, लेकिन फिर भी सब कुछ शांति से चल रहा था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। 20-25 साल तक इन्होंने मुंबई पर खूब राज किया, और जब ये तीनों अपने धंधे के साथ शहर पर कब्जा जमाए बैठे थे, तो एक नया नाम उभरने लगा था, और वो नाम था दाऊद इब्राहिम का। रत्नागिरी का एक कोंकणी मुसलमान दाऊद मुंबई के डोंगरी इलाके में अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ छोटी मोटी चोरियां करता था। उसके साथ उसके गांव के कुछ दोस्त भी थे, और यहीं से उसने अपना एक गैंग बनाया, जिसे बाद में डी कंपनी कहा गया। शुरुआत में ये लोग छोटी छोटी चोरी चकारी करके पेट भरते थे, लेकिन दाऊद के दिमाग में एक बड़ा सपना पल रहा था। वो सोचता था कि मुंबई के 3 बड़े डोन के बीच अपना राज कैसे बनाया जाए। उसके पास एक ही रास्ता दिखा कि किसी बड़े डोन को चैलेंज करो और उसके गैंग से लड़ो और अपनी जगह बनाओ। 15 साल की उम्र में दाऊद ने अपना पहला कदम उठाया। उसके 2 आदमियों ने हाजी मस्तान के इलाके में इलीगल धंधा शुरू कर दिया, और जैसा कि दाऊद ने सोचा था, हाजी मस्तान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन 19 साल के दाऊद ने एक बात नहीं सोची थी कि हाजी मस्तान अपने दोस्त करीम लाला के पठान गैंग के साथ मिला हुआ था। पठान गैंग ने दाऊद के दोनों आदमियों को इतना मारा कि उनकी हड्डियां टूट गईं, और यहीं से शुरू हुआ वो आग का खेल जो आगे चलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड को जलाने वाला था। वर्ष 1974 में दाऊद को एक टिप मिली कि हाजी मस्तान टैक्सी के जरिए 5 लाख रुपए किसी जगह ले जा रहा है। ये दाऊद के लिए एक सुनहरा मौके की तरह था। उसने अपनी डी कंपनी को तैयार किया, टैक्सी पर हमला किया और सारे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि बाद में पता चला कि दाऊद ने जो पैसे लूटे थे, वो पैसे हाजी मस्तान के नहीं बल्कि मेट्रो बैंक के थे। 5 लाख उस वक्त के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट था, और ये चोरी पूरे दशक की सबसे बड़ी डकैती बन गई। अगले दिन जब ये खबर दाऊद के कानों तक पहुंची, तो उसका गला सूख गया, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कोई और नहीं बल्कि उसका बाप इब्राहिम कास्कर कर रहा था, जो मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल था। इब्राहिम ने तहकीकात के बाद अपने बेटे की हरकत जान ली और दाऊद को घर से उठाकर पुलिस स्टेशन ले आया। वहां उसकी खूब पिटाई हुई, लेकिन फिर एक अजीब सा मोड़ आया। दाऊद को छोड़ दिया गया, पर एक शर्त के साथ कि वो पुलिस के लिए काम करेगा और पठान गैंग के बारे में खबर देगा। ये पुलिस की एक चाल थी, क्योंकि उन्हें पता था कि दाऊद ने ये डकैती सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि हाजी मस्तान से बदला लेने के लिए की थी। पुलिस भी समझती थी कि अगर वो बदले के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकता था, तो पुलिस के लिए पठान गैंग को खत्म करने में क्यों नहीं मदद करेगा। बस यहीं से दाऊद का दोहरा खेल शुरू हुआ। वो अपने दोस्त इकबाल नैतिक के साथ पुलिस को पठान गैंग की लोकेशन बताता, और बदले में पुलिस उसके छोटे मोटे क्राइम्स को नजरअंदाज करती। कुछ साल तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन पुलिस को शायद एहसास नहीं था कि वो एक ऐसे सांप को पाल रही थी जो एक दिन उन्हें ही डस लेगा। दाऊद चुपके चुपके अपना जाल बुनता रहा और मुंबई पर राज करने का सपना देखने लगा। 1970 के दौर के आखिर तक उसका प्लान रंग लाया। पठान गैंग के कई मेंबर्स पकड़े गए। हाजी मस्तान 18 महीने के लिए जेल में बंद था, और करीम लाला और वरदराजन मुदलियार डर के मारे छुप गए। इसी बीच इंदिरा गांधी ने नेशन वाइड इमरजेंसी लगा दी, जिसका फायदा दाऊद को मिला। पठान गैंग बिना लड़ाई के मैदान से बाहर
फरार हो गया और दाऊद ने हाजी मस्तान और पठान के सारे लीगल और इलीगल धंधों पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते डी कंपनी उतनी ही ताकतवर हो गई जितना कभी पठान गैंग हुआ करता था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में शांति कब तक रहती है? गैंगस्टर्स अपने इलाके के लिए जान दे देते हैं और पठान गैंग चुपचाप ये सब बर्दाश्त करने वाला नहीं था। इमरजेंसी के बाद हाजी मस्तान, करीम लाला और वृद्ध राजन मुदलियार बूढ़े हो चुके थे। उनका जोश ठंडा पड़ गया था। लेकिन करीम लाला का भतीजा समद खान चुप रहने वाला नहीं था। उसने अपने गैंग के साथ एक प्लान बनाया। 1970 के दौर में दाऊद ने पठान गैंग से अपने आदमियों की पिटाई का बदला लिया था। अब समद खान का जवाब देने का वक्त था। उसने अपने गैंग के मेंबर्स शाहिद बतला, आलू उबला, अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ दाऊद के दोस्त इकबाल नैतिक को तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन समद यही नहीं रुका। 1981 में उसने एक नए गैंगस्टर मानिया सुरवे को अपनी गैंग में शामिल किया और दाऊद के बड़े भाई शब्बीर को दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून दिया। इस घटना ने दाऊद के अंदर आग लगा दी। अब बात सिर्फ इलाके की नहीं, अपने खून के बदले की थी। 1992 में मानिया सुरवे एक एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन दाऊद अब छोटे मोटे कांड से निकलकर एक बड़ा डॉन बनने के रास्ते पर था। दाऊद ने अपना पहला निशाना बनाया अमीरजादा खान को, जो पठान गैंग का एक बड़ा नाम था। उसने वृद्ध राजन मुदलियार के लिए काम करने वाले राजन नैयर यानी बड़ा राजन को अमीरजादा की सुपारी दी। बड़ा राजन ने मुंबई सेशन कोर्ट के बीच में अमीरजादा को गोली से उड़ा दिया। लेकिन पठान गैंग ने भी जवाब में बड़ा राजन को भी 1 महीने के अंदर कोर्ट में ही मार दिया। ये काम किया अब्दुल कुंजू ने, जिसने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड भी छीन ली थी। यहाँ से पठान गैंग ने अपना खौफ दिखाया। उन्होंने एक तीर से 2 निशाने किए, बड़ा राजन का मर्डर और उसकी जिंदगी का प्यार छीनकर। लेकिन इस खेल में एक नया नाम उभरा, छोटा राजन का। बड़ा राजन का शागिर्द छोटा राजन अपने गुरु के खून का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। एक दिन जब अब्दुल कुंजू क्रिकेट खेल रहा था तो छोटा राजन ने मैदान के बीच में ही उसका मर्डर कर दिया। अब छोटा राजन बड़ा राजन गैंग का लीडर बन गया और दाऊद ने उसके साथ हाथ मिला लिया। दाऊद का अगला निशाना था समद खान। उसने छोटा राजन, राम भाई नायक और बाबू रेशम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। एक खूबसूरत लड़की के जरिए समद खान को जाल में फंसाया गया और साल 1994 में एक होटल की लिफ्ट में उसकी हत्या कर दी गई। अब पठान गैंग के बड़े नाम एक एक करके खत्म हो रहे थे। आलमजेब और शाहिद बाटला एनकाउंटर में मारे गए और अयूब लाला मुंबई से फरार हो गया। लेकिन अब दाऊद का एक और दुश्मन बचा था और वह था करीम लाला का भाई रहीम खान। दाऊद ने सोचा भाई के खून का बदला भाई के खून से ही होना चाहिए और फिर 1997 में छोटा राजन ने रहीम खान को भी खत्म कर दिया। इसके साथ ही पठान गैंग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरद राजन मुदलियार पहले ही ठंडे पड़ चुके थे और अब उनका कोई भी साथी बचा नहीं था। यहीं से शुरू हुआ दाऊद इब्राहिम का दौर। वो मुंबई का एक छत्र मालिक बन गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जाकर दाऊद अपने दोस्त छोटा राजन और अरुण गवली से भी लड़ने वाला था। उसने अपने ही साथियों राम भाई नायक और बाबू रेशम का भी मर्डर करवाया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का ये सफर अभी बाकी था और इसका अंत कैसे हुआ ये हम अगले हिस्से में बताएंगे। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो अगले पार्ट का इंतजार करो और तब तक इस कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। मुंबई के अंधेरे का ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ और आगे के ट्विस्ट्स आपके दिमाग को हिला देंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।